हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टनल डायोड। क्या है टनल डायोड की पूरी व्याख्या, आरेख, उसके ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र में व्याख्या, ऊर्जा बैंड, आज सभी चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। टनल डायोड और इसकी जो डॉक्यूमेंट होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो मेरे नेम से सर्च जरूर कर लीजिएगा। फिर उसके पश्चात हम चलते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसमें आपको ज़्यादा ही लिखना पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा देखिएगा। पर बट मैं जो भी चीज़ समझाऊंगा ना उसको आप समझ करके अपने से लिखिएगा तो बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है पी। पी एन संधि डायोड के पी एवं एन प्रकार के अर्धचालक में यदि अशुद्धियां काफी अधिक सांद्रता 10 की घात 18 या 10 की घात 19 प्रति घन सेंटीमीटर में मिश्रित की जाए तो पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई काफी कम हो जाती है, लगभग 100 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। इस प्रकार के डायोड को हम टनल डायोड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टनल डायोड की सबसे पहले सांकेतिक संरचना है। ये हमारी है टनल डायोड की सांकेतिक संरचना। इसमें एक तरफ है धन और दूसरी तरफ होता है माइनस, पी और एन। यहाँ पर पी एन संधि डायोड के पी एवं एन प्रकार के अर्धचालक बोला है ना, तो वही है। ये पी हो जाता है धन सिरा और माइनस में हो जाता है एन सिरा, क्योंकि यह अग्र अभिनति में है इसीलिए। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं अर्धचालक में यदि अशुद्धियां काफी अधिक सांद्रता हो जाती है, मतलब अशुद्धियों की सांद्रता आप जानते होंगे, अर्धचालक में हम अशुद्धियां मिलाते हैं तो वही है कि उसकी सांद्रता अगर अधिक हो जाती है तो 10 की घात 18 या 10 की घात 19 हो जाती है। तो इसमें पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई काफी कम हो जाती है। अब यहाँ पर हम इसको अवक्षय परत को हम कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पीएन है, पी और एन, इधर वाला सिरा है एन और इधर वाला है एन, और ये है बीच में अवक्षय परत। ठीक है। इसकी चौड़ाई काफी कम हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर काफी कम हो जाती है, लगभग 100 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो इस प्रकार के डायोड को हम टनल डायोड कहते हैं। ठीक है। अब पूरे डेरिवेशन को हम समझते हैं। अब उसके पश्चात अभिलाक्षणिक वक्र में, अब अभिलाक्षणिक वक्र क्या है, तो यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वक्र बन रहा है इस तरीके से, ये वाला जो हमारा बीच में डिजाइन बना है ये है अभिलाक्षणिक वक्र। तो अभिलाक्षणिक वक्र में अग्र अभिनति में ए बी भाग में विभव बढ़ाने पर धारा का मान कम हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पास जो चित्र है, इसमें जो हमारा है अग्र अभिनति में जैसे ही हम ए बी भाग में धारा का मान बढ़ाते हैं तो अर्थात ऋणात्मक ढाल हमें प्राप्त होती है। मतलब कि ये हमारा ऋणात्मक ढाल मतलब नीचे की ओर इस तरीके से आ जाता है। अग्र अभिनति में हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो ये ऋणात्मक हमें ढाल प्राप्त होती है, ये नीचे की ओर। ठीक है। आपको जो भी चित्र के डेरिवेशन को ही बस आपको उसमें एक्सप्लेन कर देना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको समझना है और जो भी चित्र है उसको ही बस एक्सप्लेन कर देना है, आपका पूरा का पूरा नंबर आपको परीक्षा में मिलने वाला है। तो यहाँ पर अभिनत में मानक इस वक्र में इस भाग की व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी विधि सुरंगन के द्वारा की जाती है, इस कारण इसे टनल डायोड हम कहते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सुरंगन की। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ऋणात्मक ढाल प्राप्त होती है और वक्र की व्याख्या जो है क्वांटम यांत्रिकी विधि में सुरंगन के द्वारा की जाती है। तो सुरंगन होता है कि क्वांटम यांत्रिकी में सुरंगन से जो कण होते हैं, कण मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो अवरोध को पार करके गति करने लगते हैं। मतलब वो क्वांटम स्थिति में होता है कि अवरोध जो हमने बना होता है पीएन संधि डायोड में उसको पार कर देते हैं, वो अवरोध को पार कर सकते हैं। ये केवल क्वांटम यांत्रिकी में होता है, बाकी में नहीं होता है। ठीक है। अब उसके पश्चात हम इसे इस द्वारा की जा सकती है, इसलिए इस कारण से इसे हम टनल डायोड हम कहते हैं। अब उसके पश्चात आते हैं कि जैसे जैसे संधि डायोड में संधि के दोनों ओर पी एवं एन क्षेत्र में क्रमशः त्रिसंयोजक एवं पंच संयोजी अशुद्धियों की सांद्रता बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पी एन संधि डायोड। ये हमारा पी एन संधि डायोड है। इसमें त्रिसंयोजी और पंच संयोजी, त्रिसंयोजी मतलब 3 तत्वों से मिलकर के बना होता है उसे त्रिसंयोजी, और पंच संयोजी मतलब
5 तत्वों से मिलकर के बना होता है, उसे 5 संयोजी अशुद्धियां होती हैं। जैसे एल्युमिनियम और इंडियम और हम गैलियम से मिला करके बनाएंगे तो हमें त्रिसंयोजी हमारा जो है अशुद्धि वाला सांद्रता पाई जाती है, मतलब हमारा बन जाए। ठीक है, अब इसमें अशुद्धियों की सांद्रता बढ़ती जाती है और फर्मी स्तर जो है वो एन क्षेत्र में चालन बैंड की ओर एवं पी क्षेत्र में संयोजी बैंड की ओर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी समझ पाएंगे कि ये जो हमारा एन क्षेत्र है, इस वाले पार्ट को हम एन क्षेत्र के बोलते हैं और इस वाले छात्र पात्र पार्ट को पी क्षेत्र बोलते हैं। तो फर्मी स्तर ये है हमारे बीच वाली, ये है हमारी फर्मी स्तर। अब यहाँ पर फर्मी स्तर क्या होता है कि यह चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में पाई जाती है। ये चालन बैंड इधर हो गया और ये हो गए संयोजी बैंड के बीच में हमारी फर्मी स्तर पाई जाती है। तो ये हो गई हमारी फर्मी स्तर, और ये फर्मी स्तर क्या है, एन क्षेत्र में चालन बैंड की ओर, एन क्षेत्र में ये चालन बैंड की ओर आ जाती है और जो हमारा पी क्षेत्र है उसे संयोजी बैंड की ओर आ जाती है। ठीक है, और उसे विस्थापित पी क्षेत्र में संयोजी बैंड की ओर, पी क्षेत्र में जो हमारा पी क्षेत्र है इसमें संयोजी बैंड की ओर विस्थापित हो जाती है। ठीक है, ये हो गया चालन बैंड इस साइड और ये हो गया संयोजी बैंड इस साइड। ठीक है, अब इसमें इसके अंदर चला जाता है, साथ ही अवक्षय परत की चौड़ाई भी कम हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई जो है वो कम हो गई है सिंपली फॉर्मेट में। इसी चित्र को आपको केवल याद करना है और चित्र को ही आपको सिर्फ डेरिवेट कर देना है। बहुत ही सिंपल एक टनल डायोड है, आपको तुरंत बहुत ही आसानी समझ में आ जाने वाला है। फिर उसके पश्चात हम बात करते हैं अगले चित्र की। तो यहाँ पर अनभिन्नत अवस्था में आवेश वाहक संधि को पार नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनभिन्नत अवस्था में ये दोनों परतों में कोई भी भेदभाव नहीं रखता है, मतलब पी और एन होती है ना, तो दोनों में भेदभाव नहीं रखता है और एक दूसरे को ही काटने की प्रवृत्ति रखता है। अनभिन्नत अवस्था मतलब एक दूसरे को ही वो काटने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम अनभिन्नत अवस्था कहते हैं। अब अनभिन्नत अवस्था में आवेश वाहक संधि को पार नहीं कर पाते हैं, अतः धारा प्रवाह शून्य हो जाता है। ठीक है, काटने की प्रवृत्ति होती है, एक दो मतलब पी और एन दोनों के में कोई भी भेदभाव नहीं रखता है, जिससे उसमें काटने की प्रवृत्ति रहती है, जिससे यह धारा के प्रवाह को नहीं होने देता है, जिससे धारा प्रवाह शून्य हो जाता है। ठीक है, अब संधि पर अल्प अग्र अभिनति विभव आरोपित करने पर विभव प्राचीर की अल्प अग्र होता है कि मतलब इसमें हम धारा के मान को कम कर दे रहे हैं, इसमें वोल्टेज हम कम कर देते हैं, जिससे कि इसमें आरोपित करने पर विभव प्राचीर की ऊंचाई जो है वो घट जाती है और यह एन क्षेत्र में फर्मी स्तर थोड़ा नीचे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पर हमारा सेकंड चित्र आता है ये वाला, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो हमारा एन क्षेत्र में है वो फर्मी स्तर जो है, ये वाला फर्मी स्तर ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया है और यहाँ पर जो फर्मी स्तर है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। बस इसी को आपको लिख देना है सिंपली फॉर्मेट में कि यहाँ पर हम जैसे ही अल्प अल्प जो हमारा धारा प्रवाह होता है, अल्प अग्रभिनति में विभव आरोपित करने पर धारा प्राचीर की जो हमारी विभव प्राचीर है उसकी ऊंचाई घट जाती है और एन क्षेत्र में फर्मी स्तर थोड़ा नीचे आ जाता है, और जो इसी प्रकार से एन क्षेत्र में चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की संयोजी बैंड के होल के सामने आ जाते हैं। हमारा जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है वो पी क्षेत्र में जो होल है, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर है पी क्षेत्र में होल, तो ये इसके सामने की ओर आ जाता है। सिंपली फॉर्मेट में आपको केवल चित्र को ही डेरिवेट करना है, बाकी आप आसानी से समझ जाएंगे सभी चीजों को। ठीक है, सामने आ जाता है क्योंकि संधि के दोनों ओर आवेश वाहकों का घनत्व तो काफी अधिक होता है, दोनों का घनत्व जो है काफी अधिक है, इससे अवक्षय परत की चौड़ाई भी काफी कम हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास आवेश वाहक का जो हमारा है घनत्व बहुत अधिक है, इस कारण से इसके जो अवक्षय परत की चौड़ाई है वो काफी अधिक मतलब जो काफी कम हो जाती है, लगभग हमारी 100 एंगस्ट्रॉम होती है। अतः समान ऊर्जा होने के कारण एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे पी क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है सुरंगन प्रभाव के कारण। सुरंगन प्रभाव आप समझ गए होंगे, हमारा जो होता है क्वांटम यांत्रिकी में, और वो अवक्षय परत को भेद करके पार होने लगते हैं सिंपली फॉर्मेट में। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो हमारे सीधे सीधे वो अवक्षय परत से पार होने लगते हैं।
तो संधि के धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पर हमारा जैसे ही ये हमारा हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसमें जो होती है सुरंगन प्रभाव होता है और जिससे धारा इसमें प्रवाह होने लगती है। ठीक है, अब उसके पश्चात हम बात करेंगे लास्ट चित्र की। जैसे जैसे अग्र अभिनति विभव का मान बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अग्र अभिनति विभव में मतलब हम वोल्टेज के मान को हम जैसे जैसे बढ़ा दे रहे हैं। अग्र अभिनति मतलब पी हमारा जो क्षेत्र है वो धनात्मक सिरे से जुड़ा है और हमारा एन सिरा है वो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है। अब इसमें हम वोल्टेज के मान को जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो फर्मी स्तर की ऊंचा उठने के कारण एन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सुरंगन द्वारा पी क्षेत्र में पहुंचने लगते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा अंतिम चित्र। यहाँ पर हमारा पी क्षेत्र में जो हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है जिससे कि यह बहुत ही अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाह होने लगता है। मतलब सिंपली फॉर्मेट में इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर की ओर प्रवाह होने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ही इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सुरंगन द्वारा पी क्षेत्र में पहुंचने लगते हैं तो फलस्वरूप धारा के मान में वृद्धि होती है जाती है। अब जैसे जैसे ये हमारा होता है धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इससे एक स्थिति में धारा का मान अधिकतम बिंदु ए पर हो जाता है। अधिकतम हो जाता है मतलब जो हमारा आता है, आप इसको ग्राफ के रूप में इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा है इस स्थिति में सबसे टॉप में ए में यहाँ पर धारा का मान जो है वो सबसे अधिकतम हो जाता है। इसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर धारा का मान है वो सबसे अधिकतम हो जाता है ए में। फिर उसके पश्चात हम जैसे ही यह अग्र अभिनति विभव को और अधिक बढ़ाया जाता है, अब हम इसमें और भी अधिक वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो एन क्षेत्र में फर्मी स्तर के और ऊंचे उठने के कारण अब एन क्षेत्र में चालन इलेक्ट्रॉन के सामने और पी क्षेत्र के वर्जित ऊर्जा अंतराल की स्थितियां आने लगती हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में कि एन क्षेत्र में फर्मी स्तर में और ऊंचा उठने के कारण एन क्षेत्र के चालन इलेक्ट्रॉन के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और भी अधिक ऊंचा उठने के कारण एन क्षेत्र चालन इलेक्ट्रॉन के सामने हो जाता है और जो हमारा पी क्षेत्र में वर्जित ऊर्जा अंतराल की स्थितियां, मतलब ये जो हमारा होता है वो वर्जित मतलब दोनों के ऊर्जा अंतराल अलग होने लगती है और जो होती है इसमें अंतराल स्थितियां आने लगती हैं, मतलब ये रोकने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, जहां सुरंगन संभव नहीं होता है। अब यहाँ पर जो है क्वांटम यांत्रिकी में बताया था सुरंगन मतलब धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन अपने आप इसमें प्रवाह होने लगता है अवक्षय परत होने के बावजूद उसे हम सुरंगन कहते हैं। तो यहाँ पर सुरंगन जो है वो संभव नहीं होता है वोल्टेज अधिक होने के कारण। जब वोल्टेज हमारा बहुत ही अधिक बढ़ जाता है और सुरंगन प्रभाव कम हो जाता है जिससे कि इसमें बढ़ने से सुरंगन प्रभाव कम हो जाता है एवं अभिलाक्षणिक वक्र में धारा का मान कम होते जाता है। अब यहाँ पर आप इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जैसे ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया अग्र अभिनति में, तो जैसे ही वोल्टेज को ज्यादा इंक्रीज किया तो इसमें जो है वर्जित करने लगता है और सुरंगन प्रभाव का मान कम हो जाता है और यह नीचे में आ जाता है। धारा का मान भी इसमें बहुत ही अधिक कम हो जाता है। धारा का मान कम हो जाता है, इस कारण इसे बी बिंदु द्वारा हम धारा के मान को न्यूनतम बिंदु हम कहते हैं। ठीक है, हम इसे अब बी बिंदु का नाम दे करके हम इसे न्यूनतम बिंदु के नाम से जानेंगे। ये हमारा हो गया न्यूनतम बिंदु। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल चित्र को डेरिवेट करना है। अग्र अभिनति पश्च अभिनति ये चीजें बस याद रखनी है। बाकी चीजें केवल अग्र अभिनति इसमें यूज हो रहा है, पश्च तो यूज ही नहीं हुआ है। अग्र अभिनति आप जानते होंगे जो हमारा पी सिरा है वो धन की ओर और हमारा एन सिरा जो है वो ऋण में जुड़ा रहता है। ठीक है, आप केवल केवल चित्र को बस याद रखना है और चित्र को ही डेरिवेट करना है अपने लैंग्वेज में। एक बार आप समझ लीजिए फिर आप तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। फिर उसके पश्चात इसमें अब और अधिक अग्र अभिनति विभव लगने पर डायोड सामान्य डायोड की भांति अब कार्य करने लगता है। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसमें अग्र अभिनति विभव मतलब वोल्टेज के मान को और अधिक बढ़ाते जाते हैं तो इसमें जो डायोड है वो हमारा सामान्य डायोड, जिसमें धारा प्रवाह एकदम लगातार होते रहता है केवल एक ही दिशा में, तो यह हमारा सामान्य डायोड की भांति कार्य करने लगता है जिससे धारा का मान पुनः बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमने बहुत अधिक धारा और दे दी और धारा दे दी तो यह सामान्य रूप में कार्य करने लगा और जिससे जैसे ही हम ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि यह धारा का मान पुनः बढ़ने लगता है। ठीक है, आपको केवल ग्राफ और वो तीनों चित्र केवल डेरिवेट करना है, बाकी चीजें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है,
मान पुनः बढ़ने लगता है और टनल डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र के AB भाग में विभव बढ़ने पर धारा के मान में कमी होती है, अर्थात डायोड का गतिज प्रतिरोध ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर गतिज प्रतिरोध होता है कि दोनों जो हमारे P और N है उन दोनों के बीच घर्षण कार्य करता है। घर्षण जो हमारा होता है दोनों के बीच में घर्षण कार्य करता है, जिससे यह धारा के मान को कम करने या रोकने में कार्य आता है। तो गतिज प्रतिरोध ऋणात्मक होता है और टनल डायोड के इस गुण का उपयोग हम उच्च आवृत्ति के परिपथ में प्रवर्धक, एम्पलीफायर के रूप में, दोलित्र, ऑस्किलेटर के रूप में एवं स्विच आदि के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा टनल डायोड का फुल डेरिवेशन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझा है, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने जैसा भी समझाया होगा आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।